करेंगे हम इरकॉन की। इरकॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी ना, तो उसके बाद ये हमारे विश्वास को इरकॉन में इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूत बना देगा। तो दूसरी बात आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं प्लीज उसे ध्यान से सुनना और कनेक्ट करने की कोशिश करना। अब सबसे पहले इसके लिए हम इसकी ऑर्डर बुक को देखेंगे। देखो, ऑर्डर बुक की जानकारी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ महीने पहले कंपनी ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जो इनके 50% प्रोजेक्ट होते हैं वो इन्हें मिलते हैं नॉमिनेशन के थ्रू गवर्नमेंट से, और 50% जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मिलते हैं इन्हें बिडिंग के थ्रू, मतलब कि कॉम्पिटिटिव होते हैं इनके लिए। तो जो सबसे कम बिडिंग कर देता है उस प्रोजेक्ट पे, उसी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा जो इनकी ऑर्डर बुक है उसका क्राइटेरिया क्या है। अब दूसरी बात आप ये समझिए कि जो इनकी ऑर्डर बुक है 30 जून 2023 के हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक की वैल्यू 32,486 करोड़ रुपए है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब मैंने इस कंपनी की जून के बाद जुलाई और अगस्त का डेटा चेक किया तो इनकी जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। इनको 2 प्रोजेक्ट जुलाई में मिल चुके हैं, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट की वैल्यू है 144 करोड़ रुपीस और दूसरे प्रोजेक्ट की वैल्यू है 88 करोड़ रुपीस। तो यहाँ आपको ये समझकर चलना पड़ेगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक आगे भी बढ़ सकती है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन हमारे लिए ये निकलता है कि अब जो कंपनी को जो भी प्रोजेक्ट मिलेंगे वो जरूरी नहीं है कि हमें वो PSU से ही मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट इन्हें बिडिंग के थ्रू भी मिल सकते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि हमें देखना है कि मैनेजमेंट जो है वो कितना कॉम्पिटिटिव है। ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, ये तो हुई कंपनी की ऑर्डर बुक की बात। अब कंपनी की मार्जिन्स की और उसके एग्जीक्यूशन की बात करेंगे प्रोजेक्ट के। तो लास्ट ईयर Q2 में जब इनका जो Q2 का रिजल्ट आया तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। तो कंपनी का कहना था कि कंपनी ने इंटरव्यू के दौरान बताई थी ये चीज़ कि कंपनी का जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो मार्जिन्स की वजह से नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है उनके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की वजह से। उनका कहना था कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बारिश के दिनों में ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, उन पर काम बंद हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने काम काफी अच्छा करके दिखाया, इसी वजह से इनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए। तो यहाँ कंपनी ने ये भी स्पेसिफाई किया कि कंपनी की जो मार्जिन है वो स्टैंडर्ड है और आगे भी उसी स्टैंडर्ड पे कंपनी काम करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी 6 से 7% के मार्जिन पे काम करती है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, मतलब एग्जीक्यूशन भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है मुझे, तो मतलब डिसीजन मेकिंग में। अब दूसरी बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि कंपनी ने ये भी कहा था उस इंटरव्यू के दौरान कि भाई जो इनके जो देश है, विदेशों से जो इन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं वो आगे इनके बढ़ने तय हैं, जाहिर सी बात है, और ये कोशिश भी कर रहे हैं। और इनका कहना था कि कोविड के टाइम पर इनको बाहर से इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब विदेशों से जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो इनको काफ़ी कम मिले थे। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि कोविड। तो अब ये श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कुछ आने वाले समय के लिए प्रोजेक्ट मिल जाए। उनका ये भी कहना था कि इनकी जिस हिसाब से ये ऑर्डर बुक है ना, अगर ये सेम टर्नओवर पे काम करें तो अगले 5 साल तक के लिए इनके पास काम है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें ये समझना है कि हम इस कंपनी में एक लंबा समय दे सकते हैं जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर ये है कि आगे कंपनी की ऑर्डर बुक और भी बढ़ सकती है। दूसरी बात, हम कंपनी में एक लंबा समय दे सकते हैं। अब देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं और ध्यान से सुनना कि कंपनी के जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ना तय है। उसका कारण ये है कि हमारी जो सरकार है वो इंफ्रा पर और रेलवे पर ज़्यादा फोकस कर रही है, और अब ये G20 समिट में ये चर्चा का विषय बना हुआ था, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, ये इरकॉन जो है वो क्या काम करती है, ये हाईवे बनाती है, ज़्यादातर ये रेलवे के लिए काम करती है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, स्पेसिफिकली टोलवे जो होते हैं उसके लिए भी स्पेसिफिकली अलग अलग स्टेट वाइज भी काम करती है। साथ में अब सोलर में भी थोड़े पैर जमा लिए इसने, लेकिन हालांकि इसके पास अभी प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है सोलर के, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये अपने कदम रख चुकी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ट्यूनल्स भी बनाती है, हाईवे बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो ये सब चीज़ें काम करती है कंपनी। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये कंपनी ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि कंपनी के जो कमोडिटी प्राइस होते हैं उसका इनके मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण ये है कि कुछ वैल्यूएशन क्लॉजेस की वजह से इन्हें कंपनसेशन मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर कमोडिटी के प्राइस लगातार बढ़ते रहे तो हो सकता है इनके मार्जिन पर
कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि वैसे ये एक स्टैंडर्ड है इनका 6 से 7% के मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इनका ये कहना था कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अगर इनको ज़्यादा मिले आने वाले वक्त में, क्योंकि कोविड की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोविड की वजह से इन्हें प्रोजेक्ट कम मिले इंटरनेशनल, और अब कोविड से सारे जो कंट्री हैं वो रिकवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अगर इनको मिले तो इनके मार्जिन में थोड़ी बढ़ोतरी, मतलब कि थोड़ा इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये कंपनी 1976 में स्टैब्लिश हुई थी, 2018 में इसका आईपीओ आया था, और कंपनी लगभग डोमेस्टिक प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 398 प्रोजेक्ट्स ये कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है, और साथ ही साथ विदेशों में ये पूरे 125 प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी है 25 देशों के अंदर। 25 देशों से मतलब एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए है कि कंपनी की रीच इंटरनेशनली कितनी अच्छी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जानकारी के लिए बता दूं, बड़े ध्यान से सुनना और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना थोड़ी सी, कि 1976 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद एक लंबे टेन्योर में जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि इसने डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कितने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, उस टेन्योर में किसकी सरकार थी और आज किसकी सरकार है, और इस सरकार ने हमारे देश को अब कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि अब इस कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ साथ स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी बढ़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथ में आपको ये भी बता दूं, ये कंपनी हाईवे, ट्यूनल्स, ब्रिजेस के साथ साथ कुछ ऐसे हाई वोल्टेज के स्टेशंस भी बनाती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम भी करती है, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में इसने कदम रख दिया, और काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनी ये कंपनी अपने साथ लेकर चल रही है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऑर्डर बुक इस कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है। अब हम थोड़े से फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कंपनी के, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप विजय केडिया सर की जानते हो और उनको थोड़ा सुनते हो तो उनकी बात को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। वो हमेशा ये बोलते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड इन सनराइज इंडस्ट्री और स्टे अवे फ्रॉम सनसेट इंडस्ट्री, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर कंपनी के हम फाइनेंशियल्स देखें ना, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नजर आती है कंपनी के 2021, 22 और 23 का अगर आप डेटा देखोगे तो इसके रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर यहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए, 2021 का, 22 का और 23 का एक अच्छा जंप करके दिखाया है कंपनी ने। अब कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें ना, तो कंपनी में 73% अप्रॉक्स इसमें प्रमोटर्स बने हुए हैं, साथ ही साथ रिटेलर्स में 20% बने हुए हैं, और जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में 5% बने हुए हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बेसिस पर कंपनी काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और हमें इस कंपनी को एक लंबा समय दे सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पर मैं कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो भारत है अब एक अच्छे हाथों में जा चुका है। तो ये इस बात भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो बनाई है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है। तो आप जब भी किसी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करें या उसमें से निकालें तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना, अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलती हूँ एक नए स्टॉक के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी एक अच्छे स्टॉक पे आपके लिए एनालिसिस अपने तरीके से प्रेजेंट कर दूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।